ये वीडियो लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में लास्ट पार्ट में हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस करते हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके उसे देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। और जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और आई होप आपको ये सीरीज़ में जो है मज़ा आ रहा होगा, आप इन्जॉय कर रहे होगे इस सीरीज़ को। और आपका जो चैप्टर है वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कवर हो गया होगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है गॉस लॉ की वो है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर मुझे वो पता करना है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी कूलम्स लॉ में भी निकाल चुके थे पॉइंट चार्ज के चलते। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज बना लेना है और r डिस्टेंस की दूरी पे हम जो है जानना चाहते हैं कि ये जो है r डिस्टेंस दूर, अगर यहाँ से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं भाई कितनी है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस लॉ से कैसे निकालेंगे। तो E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। आपका जो यहाँ पर चार्ज है इस पॉइंट चार्ज की बात करूँ मैं, तो इसकी वैल्यू है कैपिटल Q। तो ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है P पॉइंट पे। ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया P पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट चार्ज के चलते r डिस्टेंस की दूरी पे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। एक r रेडियस का गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, तो यहाँ से गॉसियन सरफेस हम r रेडियस का, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। आपको ये इसलिए इतना आराम से सिखा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो होंगे यहाँ पे 12th बोर्ड देने वाले हैं, तो उनको भी यूज़फुल रहे ये वीडियो। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया r रेडियस का, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कितनी आएगी चलिए देखते हैं। अब मैं अगर E डॉट डी एस में E देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी एस जो है हमारा वो एक छोटा सा एरिया हमने इस गॉसियन सरफेस पे सेलेक्ट करना है। और हमेशा जो होती है गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है ds एरिया का, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ds एरिया लेंगे और इसका जो एरिया का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज से निकलेगी वो भी हमने सबसे पहली वाली वीडियो में देखा था कि ऐसे ही निकलेगी, ऐसे, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो अब बात करते हैं कि चार्ज कितना है, एनक्लोज चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस, तो वो Q चार्ज एनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डॉट प्रोडक्ट E डॉट डी एस में डॉट तो जीरो ही कॉस जीरो हो गया यहाँ पे भाई, ये डॉट मैंने इस्तेमाल किया ना यहाँ पे, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो कॉस तो ज़ीरो हो गया। ds का इंटीग्रेशन करता चलूँगा, तो ds अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करूँ तो ये पूरा गॉसियन सरफेस कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, है ना, इस गॉसियन सरफेस का एरिया। तो दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑब्टेन्ड होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी डिस्टेंस। क्लियर। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, जो कि है लाइन चार्ज के चलते। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा। देखो, कई बार आपको ये नहीं कहा जाता कि इसके ऊपर पूरा चार्ज Q है, ठीक है, आपको सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी लाइन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, आपको लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा। लैम्डा होती है लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर अगर और छोटा लिखें तो dQ/dl, मतलब छोटी सी लेंथ में, छोटी सी, यहाँ पर एक लेंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए मैंने ये लेंथ सेलेक्ट कर ली, तो इस dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, dQ चार्ज होगा। तो क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है लाइन चार्ज डेंसिटी, तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू dQ/dl, और यहाँ से अगर मुझे चार्ज चाहिए तो मैं ऐसे कहूँगा कि dQ इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। तो ये मेरा छोटा सा चार्ज हो गया, यहाँ पर जो ये जो चार्ज है इसका वैल्यू हो गया लैम्डा इंटू में dl। तो हमें कई बार टोटल चार्ज नहीं पता होता, हमें पता होता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब लैम्डा हमें गिवन है उस ऐसे कंडीशंस में। तो अगर हमें लैम्डा गिवन है तो उसके बिहाफ पर हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए लाइन चार्ज डेंसिटी आपने समझा, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई एक लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी किसी डिस्टेंस r पे। ये इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज हमने ले लिया। अब हमें जानना है कि भाई r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम P पॉइंट है ये, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है, तो मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, और इस बार जो मैं गॉसियन सरफेस चूज़ करूँगा वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करूँगा, क्योंकि जो मेरा लाइन चार्ज है वो भी सिलेंड्रिकल है। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल सरफेस चूज़ करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर आएंगी या फिर पैरेलल टू द सरफेस आएंगी। मतलब कि ये देखिए कैसे, जैसे अभी यहाँ से लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं ये रेड कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। ये लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब जो है अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये तो हो गई लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया लाइन चार्ज से निकलने वाली, ठीक है। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूँ तो या तो ये कर्व सरफेस के पैरेलल आ रही हैं या फिर इस फ्लैट सरफेस से परपेंडिकुलर है, क्योंकि फ्लैट सरफेस का एरिया ये है और इसका एरिया ये है कर्व सरफेस का। तो अगर यहाँ से मैं छोटा सा एरिया लूँ और यहाँ से एक छोटा सा एरिया लूँ तो इन दोनों एरिया वेक्टर के डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से हैं। तो मेरे को चूज़ जो करना होता है ना सरफेस, वो इस तरीके से चूज़ करना होता है। अब समझ में आया कि आपको ये सरफेस क्यों चूज़ किया हमने, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो आपको चीज़ों के पीछे का रीज़न भी पता होना चाहिए ताकि आप कभी भूलें ना इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वही गॉस लॉ लिखेंगे, फिर से इसको निकालने के लिए गॉस लॉ लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ई तो वही है और ई डॉट डी एस करते चलेंगे, तो फ्लैट वाले इस वाले से तो कोई भी फ्लक्स बनेगा ही नहीं और ये वाले से बनेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया विच इज़ 2πr, और अगर इसकी लेंथ में ले लूँ यहाँ से l, तो 2πr l जो कर्व सरफेस एरिया हो गया। और चार्ज एनक्लोज कितना है, तो पूरे लाइन में ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, हमें पता नहीं इसकी लेंथ कितनी है, तो इसमें तो कितना सारा चार्ज होगा हमें नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि इस कर्व सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है, इस कर्व सरफेस में टोटल जो चार्ज आ रहा है वो केवल ये वाला चार्ज आ रहा है जो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस पॉइंट तक जा रहा है। वो कितना होगा, लैम्डा इंटू में इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इतना ही चार्ज होगा इसके अंदर, एल से एल कैंसिल एंड आंसर इज लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये रिजल्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आपने लाइन चार्ज के लिए रिजल्ट ऑब्टेन किया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बाद, और ये ऊपर आपने पॉइंट चार्ज के लिए किया है। अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी थर्ड एप्लीकेशन विच इज़ थिन प्लेट, ठीक है, या थिन शीट। तो थिन शीट इनफाइनाइट लॉन्ग,
चाहे इनफाइनाइट हो या फाइनाइट, देखिए जैसे ये जो लाइन चार्ज था ना ये इनफाइनाइट लॉन्ग था, बट आपने देखा कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है इंडिपेंडेंट है एल से, वो इंडिपेंडेंट है लेंथ से, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो उस वायर की कितनी लेंथ है उससे इंडिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे ये नोटिस करनी है कि भाई ये जो आर है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आप क्या होता है कई बार कूलम्स लॉ पढ़ के जाते हैं और आपको लगता है वहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है कि भाई आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बेस्ड ऑन इन्वर्स स्क्वायर लॉ, मतलब कि आर के स्क्वायर के ऊपर बेस है, तो आपको लगता है हाँ ये बात तो सही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देख रहे हो कि जो है लाइन चार्ज, जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जब हम लाइन चार्ज की बात करते हैं तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। और अब थिन शीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये मैं एक थिन शीट बना देता हूँ जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। थिन शीट का मतलब होता है कि थिकनेस जो होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होती है, ज़ीरो थिकनेस हम लेते हैं, तो ऐसी शीट को हम थिन शीट बोलते हैं। अब इसमें आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा तो ये सरफेस आर पार हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं है, तो ये सरफेस कुछ ऐसे आर पार हो जाएगा इसके अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी इसमें से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इस तरफ भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो कर्व्ड सरफेस से, इस बार कर्व्ड सरफेस जो है हमारा, अगर मैं उसको देखूं तो कर्व्ड सरफेस ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर वेक्टर ले रहा है और फ्लैट सरफेस जो है वो इस तरफ ले रहा है, और हमने छोटा सा एरिया डी एरिया ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया है जिसके अंदर ये चार्ज आएगा, तो ये डी एरिया ले लिया हमने, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं लेंगे, ठीक है। पूरी शीट पे एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, डी एरिया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहूँ, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो भाई कर्व्ड सरफेस है तो जीरो ही बन रहा है। अब बचे ये दो फ्लैट सरफेस, एक ये वाला और एक ये वाला सरफेस नहीं है, सरफेस जो है ये जो ब्लू कलर है ना, इस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो सरफेस है इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर करते हैं हमेशा बाहर वाले को, वो कोई ठीक है। तो ये वाला दोनों को चूज़ किया हमने, ये वाले को और ये वाले को, ठीक, इन दोनों फ्लैट सरफेसेस को और इस कर्व्ड सरफेस को चूज़ किया, वो तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज है इस, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए, इस वाले के चलते, फर्स्ट वाले के चलते और सेकंड वाले के चलते, और चार्ज एनक्लोज कितना है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो शीट है, शीट एक सरफेस है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लाइन चार्ज की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ सिग्मा अपॉन में एरिया, या अगर छोटे लेवल पे बात करें तो डी क्यू अपॉन में डी ए। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू में डी ए। जब भी आपको सरफेस दिया हो तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो चार्ज कितना एनक्लोज है इतने एरिया के अंदर, छोटे से एरिया में, डी एरिया में, तो सिग्मा इंटू में डी ए चार्ज एनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो गया, 2E सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए से डी ए कैंसिल हो गया एंड ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का थिन शीट के लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थिन शीट के लिए हमने जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन कर लिया कि थिन शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक डायरेक्शन में होती है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, या तो आप इस डायरेक्शन की बता रहे हो या इस डायरेक्शन। अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो उसका वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब इस डायरेक्शन में देखोगे तो वो भी आंसर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ आंसर में आप देख रहे हो कि ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से, कितनी दूर है ये बात मैटर ही नहीं करती। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ये मैटर ही नहीं करता कि वो कितनी दूर है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ध्यान देने वाली, वो भी समझिए
कि कंडक्टर की लेंथ भी इसमें जो है इंक्लूडेड नहीं है फॉर्मूले में, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। क्लियर? तो ये हमने रिज़ल्ट याद रखना है, क्योंकि कैपेसिटर बनाते वक्त इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस समय ये काम आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट जो है हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर थिक शीट हो, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज़ थिक शीट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, थिक शीट का मतलब होता है कि जो शीट है उसकी कुछ थिकनेस है पहले से। तो ये थिक शीट बन गई आपकी। अब इस थिक शीट में अगर आप गॉसियन सरफेस को इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि आप इसमें थिकनेस ले रहे हो, तो जब आप इसको इंसर्ट कराओगे इसके अंदर, तो कुछ जो है वो अंदर चली जाएगी और कुछ बाहर रह जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, और इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है पूरे पे, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, और ये जो डी एरिया है, ये वाला एरिया, इसका भी वेक्टर इसी तरफ निकलेगा। क्लियर यहाँ तक बात? अब उसके बाद, और जबकि यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर से कोई भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, और ये कर्व्ड वाला जो एरिया है ये तो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो 3 वाले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी नहीं। कोई मेरे को बताएगा भाई क्यों नहीं निकलेगी? चलिए, अब में से जिनके दिमाग में आंसर आ गया मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। तो जब, ठीक है, और ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज ही नहीं होता। कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर चार्ज आता है हमेशा। ठीक है, जब हम पोटेंशियल चैप्टर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, वहाँ पे समझेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमेशा इसके सरफेस पे चार्ज रहता है, अंदर में चार्ज नहीं होता। अंदर में हमेशा ज़ीरो चार्ज होता है कंडक्टर के। तो अगर कंडक्टर के अंदर में ज़ीरो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो ही होगी, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात की? तो इसलिए जब आप थिक शीट लेते हैं तो थिक शीट में ये वाला जो डी एरिया है इसके चलते कोई फ्लक्स ही नहीं बनेगा। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लगा के, तो आपका जो कर्व सरफेस है उसके चलते तो ज़ीरो ही बन रहा है। फ्लैट सरफेस के चलते, एक के चलते बन जाएगा ई डॉट डी ए, और दूसरे वाले के चलते बन जाएगा ज़ीरो, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, एंड दैट इज़ चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चार्ज एनक्लोज कितना है? तो सिग्मा इंटू में डी ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए से डी ए कैंसिल, एंड ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि थिक शीट है या थिन शीट है? जनरली जो आपको न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में वो थिन शीट के आते हैं। अगर थिक शीट के हैं तो वो बोलेगा कि थिक शीट है, और थिक शीट है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड से जो निकलेगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगी। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। वो है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारा ये लास्ट है इसका एप्लीकेशन। कोई भी रैंडमली कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आपने उठाया और ले लिया, ठीक, और आप देखना चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर अगर चार्ज है। इसके बाद हम एक और एप्लीकेशन लेंगे, वो एप्लीकेशन जो है नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, तो वो भी गॉस लॉ से ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए सरफेस है, कोई कंडक्टिंग सरफेस है। तो आप इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, आप छोटा सा यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, डी एस एरिया। अब डी एस एरिया का जो वेक्टर होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ये भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब पोटेंशियल चैप्टर चलेगा तब बताया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? ज़ीरो, कॉस ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है उसमें एंगल हम लेंगे कॉस ज़ीरो, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ई डॉट ए डायरेक्टली। मतलब ये जो हमारा गॉस लॉ है हम इसको पहले अप्लाई करेंगे।
तो गॉस लॉ अप्लाई किया, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ई पुट कर दिया और डी एस की जगह पे ए पुट कर दिया, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री का, तो ई डी ए ही रह जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर मैं हटा देता हूँ, यहाँ से वेक्टर लगा देता हूँ, तो ऐसा रह जाएगा। और चार्ज कितना एनक्लोज है, सिग्मा इंटू में डी ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका रिजल्ट हो जाएगा किसी भी कंडक्टर के लिए। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर इन केस ऑफ थिक शीट एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, कितनी दूर है ये बात ही नहीं डिपेंड कर रही है। वहीं अगर लाइन चार्ज पे आप देखोगे तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वहीं अगर स्फेरिकल चार्ज के लिए देखोगे तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं इनका, तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा कि ई इधर आर इधर, तो ये कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। अगर स्फेरिकल चार्ज के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो भी आप ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ई है, ये आर है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर स्क्वायर और आर के ग्राफ में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इन्वर्स में पावर बढ़ती है तो ग्राफ थोड़ा अंदर की तरफ खिंचता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये अंदर की तरफ है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके लिए कितना है ई और आर का ग्राफ, तो ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसा रहेगा ग्राफ इसके लिए। अब चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो हमारी हेडिंग हो गई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सिक्स्थ एप्लीकेशन, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास, मान लीजिए ये एक अपने स्फीयर ले लिया, थोड़ा सा इसको मैं एक काम करता हूँ, एक आइडेंटिकल शेप ले लेता हूँ यहाँ पर बढ़िया सी, ठीक, ये मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। इतना बड़ा स्फीयर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है और आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे समझानी है। यहाँ से इसका ये रेडियस आर ले लेते हैं, और अब देखते हैं हम यहाँ से ऐसे पॉइंट ले लेते हैं एक, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर है, तो हमने यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी जो है ले ली है। अब सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आउटसाइड द स्फीयर हम रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट केस है इसका आउटसाइड द स्फीयर। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है आउटसाइड द स्फीयर। पी पॉइंट मान लेते हैं, सरफेस पे क्यू पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ एक आर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गए, हम 3 पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, इन 3 पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि अगर यही स्फीयर नॉन कंडक्टिंग ना होकर कंडक्टिंग होता तो क्या रिजल्ट्स थे, और नॉन कंडक्टिंग में क्या रिजल्ट्स आएंगे, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर रहे, पेपर में आप आसानी से पता कर पाएँ कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए डेरिवेशन है या कंडक्टिंग के लिए, तो उनके रिजल्ट्स में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे पूरी सॉल्व करके आ जाते हैं, डेरिवेशन पता ही नहीं होता कंडक्टिंग के लिए सॉल्व करनी है या नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज़ों का। सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड द स्फीयर मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, एनक्लोज गॉसियन सरफेस। मैं इस पूरे को एनक्लोज कर दूंगा आर रेडियस से, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, तो हम यहाँ पे चार्ज बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो मैं अंदर भी चार्ज बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपके सरफेस पर चार्ज होगा, नॉन कंडक्टिंग में आपकी बॉडी पर चार्ज होता है, जबकि कंडक्टिंग में आपके सरफेस पर चार्ज होता है।
तो चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज है इसके अंदर ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि ये जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। अब ई डॉट डी एस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी एस करते चलेंगे तो स्फीयर का पूरा एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ छोटा वाला लेंगे बड़ा वाला, ये सोचने वाली बात है। तो हमारा गॉसियन सरफेस है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो छोटा वाला आर है, तो इसलिए छोटे वाला आर का स्क्वायर चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया कहाँ पर, आउटसाइड, ये रिजल्ट है आउटसाइड द स्फीयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारी, दैट इज ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ऑन द सरफेस में क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। ऑन दी सरफेस का मतलब है अब आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इस सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इधर आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा बिल्कुल स्फीयर के साथ साथ, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का आप गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, इसके साथ साथ बिल्कुल आर रेडियस का, क्लियर। तो अब यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँगा तो फॉर्मूला तो वही है, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पे ई डॉट डी एस करूँगा तो डी एस करते करते कितना पहुँच जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और इस बार मेरा रेडियस कैपिटल आर ही है और चार्ज एनक्लोज कैपिटल क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा चार्ज एनक्लोज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ तक जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आएंगे नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा व्हेन वी गो इनसाइड द सरफेस, ठीक है। व्हेनेवर वी गो इनसाइड द सरफेस तो डिफरेंस क्रिएट होता है, समझे आप बात। तो चलिए देखते हैं इनसाइड द सरफेस क्या हो रहा है। तो इनसाइड द सरफेस का मतलब है कि आर जो है छोटा वाला आर जो है वो लेस देन है स्मॉल आर, और ऑन द सरफेस का मतलब है कि इट इज़ इक्वल टू आर, और आउटसाइड द सरफेस का मतलब है इट इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो छोटे वाले आर को हम कहाँ लेके गए हैं, इनसाइड। तो इनसाइड मतलब कि अब यहाँ से आप गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। अब इसके अंदर जितना चार्ज होगा आपको वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है केवल वही चार्ज कंसीडर किया जाता है जब हम लूप लॉ लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी लूप लॉ बोल रहा हूँ, गॉस लॉ लिखते हैं जब हम यहाँ पे, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस करेंगे तो वो तो 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। गॉसियन सरफेस का एरिया तो हमें पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर है हमारा, ये ब्लू कलर का जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है। बट इसके अंदर चार्ज कितना है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, कि चार्ज क्या डाले, क्यू डाले, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डाले क्या। अगर आप ऐसे डालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, या फिर जीरो कर दें क्या चार्ज एनक्लोज और इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दें, तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड द स्फीयर चार्ज होता है। जबकि अगर कंडक्टिंग होता तो मैं सीधा यहाँ पर आंसर क्या लिख सकता था, ई इज इक्वल्स टू 0 फॉर कंडक्टिंग। बट क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसके वॉल्यूम में चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज है, सरफेस पे नहीं है, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। तो हम कहेंगे कैपिटल क्यू चार्ज है। अगर दो तरीके हैं इसको निकालने के, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। अगर मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज है 4/3 पाई आर क्यूब में, तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। और जितना हमने वॉल्यूम कंसिडर किया छोटा वाला आर, ठीक है, और ये जो आर है ये कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, कि कैपिटल 4 पाई आर क्यूब जो ओरिजिनल स्फीयर था वो कितना था उसका वॉल्यूम, कैपिटल 4 पाई आर क्यूब, इसका पूरा वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है जिसमें कैपिटल क्यू चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हमने अभी वॉल्यूम कंसिडर किया उसमें कितना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4/3 पाई आर
क्यूब, बिल्कुल यूनिटरी मेथड की। एक पेंसिल 2 रुपये की आती है तो 10 रुपये की कितनी पेंसिल आएगी, वही वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो आर क्यूब अपॉन में छोटा वाला आर, एक ये तरीका है। एक तरीका है कि आप डेंसिटी की टर्म में लिख दें कि भाई डेंसिटी कितनी है, तो उसके अंदर सिंपल सी बात है कि आपने डी क्यू चार्ज निकालना है। तो डी क्यू चार्ज कितना होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब भी आप लिख सकते हो। ये दोनों ही चार्ज का वैल्यू, ये भी डी क्यू चार्ज का वैल्यू है, आपने यूनिटरी मेथड से ऑब्टेन किया है। ये भी चार्ज का वैल्यू है, ये डेंसिटी की टर्म में है ये वाला, और ये जो है डेंसिटी की टर्म में नहीं है बल्कि टोटल चार्ज की टर्म में है। तो आप दोनों में से कोई से भी मेथड से डेरिवेशन कर सकते हो, दोनों ही जो है वैलिड हैं, एलिजिबल हैं, और दोनों ही फॉर्मूले आपके यूज़ होते हैं। तो हम सबसे पहले टोटल चार्ज वाले मेथड से निकालेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज का वैल्यू पुट कर देते हैं, आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल रिजल्ट इज ई इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब अभी तक तो इन्वर्स चल रही थी और इंडिपेंडेंट हो गई थी। यहाँ लास्ट केस में आपने देखा कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो गई है ना। और अगर आप यहाँ से रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं डेंसिटी के टर्म में तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे करना गया है रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब से एक आर, तो रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। तो आप यहाँ से अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इनसाइड के लिए है पूरा। चाहे आप इस टर्म में लिखिए या इस टर्म में, आपको दोनों में ही सेम आंसर मिलेगा और दोनों ही रिजल्ट्स जो हैं आपको यूज़ कर सकते हो। आप पेपर में आप हो सके तो ये वाले से करके आइएगा, ठीक है, और अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका, तो ग्राफ अगर आपको इसका ड्रॉ करना है तो ग्राफ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है। ये आपका स्फीयर था और ये आपका डिस्टेंस था आर, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के ग्राफ में जब आप आउटसाइड जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर वैल्यू है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे मार्क कर देते कैपिटल आर, ये सेंटर यहाँ पे मार्क कर दिया सेंटर, ये कैपिटल आर यहाँ मार्क कर दिया कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस आर। तो ये ऐसे कंटिन्यूएशन में आर दिखा देंगे। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं जब ये कैपिटल आर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम था। उससे पहले वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब आर जैसे से बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। जैसे ही सरफेस पे आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आर की जो है सबसे कम वैल्यू है, उसके बाद जो वैल्यू होंगी वो घटेंगी, पर उसके बाद एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा बिल्कुल। उस समय एक्सप्रेशन कितना हो जाता है, तो वो है क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये तो जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है, क्योंकि अब जब आप वैल्यू डालेंगे तो यहाँ नीचे आर का क्यूब चल रहा है और इधर आर अगर आप डालेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मार्क कर दिया, ये ई मैक्स, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ये ई मैक्स का वैल्यू है। अब आप ग्राफ प्लॉट करिए, तो बाहर तो चल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और अंदर चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट ही है। तो ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर है E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और यहाँ है E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट भी जो है इसमें ही कमेंट करके डाल सकते हैं लास्ट में।
अब साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, जिन बच्चों ने वीडियोस देखे हैं उनको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, इन सब के साथ शेयर करिए, उनको भी नॉलेज मिले। और जो है जो भी कोर्सेज़ हैं अवेलेबल है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट और उनके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ उनको शेयर करिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।